हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आंतर क्लास सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभान पाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में, उसका कालक्रम, टाइम पीरियड और उसके विस्तार के बारे में तथा उससे जुड़े हुए प्रमुख स्थलों के बारे में और उन स्थलों से कौन कौन सी जो स्थल हैं उनसे प्रमुख चीज़ें जो पाई गई हैं, प्रमुख वस्तुएं जो पाई गई हैं, उन सब के बारे में हमने कल जाना। आज हम सिंधु सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं में जैसे नगर योजना, किस प्रकार की नगर योजनाएं सिंधु घाटी सभ्यता में पाई जाती है, सिंधु सभ्यता में पाई जाती है। वहीं पर उनकी धार्मिक आस्थाएं किस प्रकार थी, व्यापार वर्ग किस प्रकार था, आर्थिक जीवन किस प्रकार से चल रहा था, इन सब की बात आज हम चर्चा करेंगे। यदि बात करते हैं नगर योजना की, नगर योजना की बात करते हैं तो यहाँ की सड़कें इतनी सुव्यवस्थित ढंग से थी कि वह एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखाई देती थी। सड़कें समकोण पर काटती हुई दिखाई देती थी। इसका अर्थ है कि एक व्यवस्थित ढंग से नगरों का निर्माण किया गया था। एक अच्छी जल निकास प्रणाली की बात की गई है, का उल्लेख भी देखा जाता है इसमें। जल निकासी की प्रणाली, जल निकासी की एकदम उचित व्यवस्था थी। जहां पे सड़कें थी वहां पर नालियां भी पाई गई हैं, मतलब सड़कों के साथ ही नालियां जुड़ी हुई पाई गई हैं। यदि नगर योजना की बात करते हैं तो यह दो भागों में बांटी थी। यदि नगर की बात करते हैं तो यह दो दुर्गों में बटा हुआ पाया जाता है। एक पूर्वी दुर्ग तथा पश्चिमी दुर्ग। पूर्वी दुर्ग एवं पश्चिमी दुर्ग। पूर्वी दुर्ग में सामान्य व्यापारी लोग रहते थे। सामान्य व्यापारी लोग रहते थे। वहीं पर पश्चिमी दुर्ग में विशिष्ट लोग रहते थे। विशिष्ट लोग इधर रहते थे और इन दुर्गों के चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर के रूप में घिरा हुआ था। मान लो ये कोई दुर्ग है तथा इसके चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर के रूप में दीवार खिंचाई गई थी तथा ये विशिष्ट लोग, जहां पर विशिष्ट लोग रहते थे वहां पर ऐसी रक्षा प्राचीरें दिखाई देती हैं। वहीं पर जहां सामान्य लोग रहते हैं वहां पर कोई रक्षा प्राचीर के रूप में नहीं दिखाई देता है। इससे यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर विशिष्ट लोग रहते थे, यहाँ पर सामान्य व्यापारी लोग रहते थे, आम जनमानस यहाँ पर रहता था। इसके अपवाद भी देखे जाते हैं। जैसे यदि हम कालीबंगा की बात करते हैं तो यहां दो रक्षा प्राचीर दिखाई देते हैं।
यहाँ पर दो रक्षा प्राचीर, इधर भी पूर्वी में भी और पश्चिमी दोनों में भी रक्षा प्राचीरें हमें दिखाई देती हैं, परंतु अन्य जगहों पर एक ही तरफ दिखाई देता है। यदि दूसरी जगह की बात करते हैं, यदि हम लोथल की बात करें तो लोथल में हमें एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर दोनों दिखाई देते हैं, पूर्वी और पश्चिमी टीले दोनों। यदि लोथल की बात करें, यहां पर एक रक्षा प्राचीर में एक ही रक्षा प्राचीर में दोनों दिखाई देते हैं। यह इसके अपवाद के रूप में दिखाई देता है, परंतु अधिकतर स्थलों पर पूर्वी एवं पश्चिमी दुर्गों के रूप में दिखाई देते हैं। यदि हम धौलावीरा की बात करते हैं, धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा में हमें 3 दुर्ग दिखाई पड़ते हैं। यहां पर 3 दुर्ग दिखाई पड़ते हैं, जिसमें इसमें रक्षा प्राचीर नहीं थे, परंतु इसमें 3 दुर्ग थे। हर जगह हमें 2 दिखाई दे रहे हैं और कहीं पर रक्षा प्राचीर। ये सब इनके अपवाद के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है, आप इसे याद कर रखेंगे। अब इसके हम सामाजिक संगठन के बारे में देखते हैं कि सामाजिक परंपराएं क्या थी, यहाँ पर समाज किस प्रकार का था। यदि सामाजिक संगठन की बात करते हैं, सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो यह 3 प्रकार से हमें दिखाई देता है, 3 रूपों में। पहला, विशिष्ट वर्ग, दूसरा मध्यम वर्ग, इसे खुशहाल वर्ग भी कहते हैं। तथा तीसरा निम्न व कमजोर वर्ग। निम्न व कमजोर वर्ग हमें दिखाई देता है। सामाजिक संगठन की बात करते हैं तो उसमें जो लोगों को बांटा गया था उसमें विशिष्ट वर्ग थे, कुछ मध्यम एवं खुशहाल वर्ग था तथा कुछ कमजोर वर्ग भी दिखाई देते हैं। यदि इनकी पहनावों की बात करते हैं तो ये यहाँ के लोग बहुत आभूषण प्रिय थे। वे सौंदर्य प्रसाधन को बहुत यहाँ के लोग जो हैं वो सौंदर्य प्रसाधन को बहुत ही अच्छे से मानते थे। सौंदर्य प्रसाधन के बाद आपने देखा होगा, हमने पिछली वीडियो में बताया भी है कि जैसे चंद्रहूदड़ों से हमें इसकी जानकारी मिलती है कि यहाँ से लिपस्टिक की खोज, कंघा की खोज हुई है, काजल का खोज यहीं से हुआ है। काजल जिसे हम लगाते हैं आंखों में, उसकी भी जानकारी हमें यही चंद्रहूदड़ों से प्राप्त होती है। इससे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वे सौंदर्य प्रसाधन को अपना महत्वपूर्ण अंग मानते थे। यदि यहाँ के लोग की बात करते हैं तो ये बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। इसका उदाहरण यह है कि यहाँ से किसी भी स्थान से हमें, यहाँ के किसी भी स्थान से हमें किसी भी प्रकार के हथियार नहीं प्राप्त हुए। इससे माना जा सकता है कि
कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत ही शांतप्रिय लोग थे। ये सभी लोग मनोरंजन के लिए पासे का खेल खेला करते थे। हड़प्पाई लोग जो थे ये मनोरंजन के लिए तीर धनुष या पासा का प्रयोग करते थे। आइए जानते हैं राजनैतिक जीवन के बारे में उनके। राजनीतिक जीवन के बारे में बात करते हैं तो इनका कोई राजनीतिक जीवन स्पष्ट, कोई इसका स्पष्ट विवरण हमें नहीं प्राप्त होता है। कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है, परंतु यहाँ दुर्ग जो थे, दुर्गों के आधार पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर कोई विशिष्ट लोग थे। इससे कहा जा सकता है कि यहाँ पर राजतंत्र तो नहीं था, यहाँ पर राजतंत्र नहीं था, राजतंत्र नहीं था, यहाँ पर गणतंत्र था। क्योंकि विशिष्ट वर्ग जो था वह इन जीवन, राजनीतिक जीवन का एक प्रमुख अंग के रूप में देखा जाता है। जो कार्यभार देखता है वही विशिष्ट वर्ग के रूप में भी देखा जाता है। इससे माना जा सकता है कि यहाँ पर गणतंत्र था। एक इतिहासकार थे जिनका नाम था हंटर। उन्होंने बताया, हंटर महोदय कहते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र न होकर गणतंत्र था। एक दूसरे इतिहासकार थे जिनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जुड़वा राजधानी के रूप में कहा है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जुड़वा राजधानी के रूप में थी। ये रहा हमारा। अच्छा, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता यह है कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में इनका कोई राजनीतिक जीवन का स्पष्ट प्रमाण नहीं है, परंतु माना जा सकता है कि यहाँ पर राजतंत्र न होकर गणतंत्र के रूप में देखा जाता है। यह रहा हमारा राजनीतिक जीवन। अब इनके हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो इनकी प्रमुख देवताओं के रूप में पशुपति को प्रमुख देवता मानते थे, तथा जो कुबड़ वाला बैल होता था, जो भी दिखाई देते हैं, कुबड़ वाले बैल को इन प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था। यदि धार्मिक जीवन की बात करें, पशुपति की याद बात करते हैं तो यहां पर पशुपति बना देते हैं। ये हैं पशुपति, ठीक है। आप इनको देखते होंगे, इनकी त्रिमुख पाए जाते हैं। इनके 3 मुख की चर्चा की गई है। वहीं पर इनके दाहिने साइड में बाघ और हाथी, बाघ और हाथी का चित्र दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इधर
गैंडा एवं भैंसा। दाहिने तरफ बाघ और हाथी तथा बाएं तरफ गैंडा और भैंसा। वहीं पर नीचे यहाँ पर दो मोर दिखाए गए हैं और इस तरफ दो हिरण, दो हिरण का चित्र दिखाया गया है। ये सींगें दिखाई गई हैं। इससे इनकी मान्यता है, यदि जैन धर्म की बात करते हैं, जैन धर्म के लोग इन्हें जैन तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में मानते हैं। ये जैन लोग कहते हैं कि ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ का चित्र है। वहीं पर हिंदू लोग इन्हें, हिंदू मान्यता ऐसी है, इन्हें पशुपति शिव के रूप में, पशुपति शिव अर्थात इन्हें रुद्र भी कहा जाता है। भगवान शिव या रुद्र के रूप में भी इन्हें देखा गया है। वहीं पर एक बात और दिखाई देती है, यहां पर एक महिला दिखाई देती है, एक महिला दिखाई देती है और उसके पेट से एक वृक्ष उगता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम उर्वरता की देवी कहते हैं। उर्वरता की देवी की रूप में देखते हैं। इनके पेट से एक पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है। इसे इन्हें उर्वरता की देवी के रूप में भी माना जाता है। इस प्रकार से देखें तो जो इनका सिंधु लोगों का जो धार्मिक जीवन था वह मात्र सत्रात्मक था, मात्र सत्तात्मक, क्योंकि यहां पर अधिकतर देवियों की पूजा के बारे में बताया जाता है, इसलिए इस आधार पर मात्र सत्तात्मक प्रवृत्ति देखी जाती है। यह रहा हमारा धार्मिक जीवन। यदि व्यापार और वाणिज्य की बात करते हैं तो इन्हें ये लोग व्यापार एवं वाणिज्य में जो भारत, इनका सर्वप्रथम प्रमुख जो व्यापार था सिंधु लोगों का मेसोपोटामिया के साथ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेसोपोटामिया क्या है। सिंधु सभ्यता के साथ साथ ईरान के क्षेत्र में, मध्य एशिया के क्षेत्र में एक सभ्यता और जन्म ली थी, जिसका नाम मेसोपोटामिया के रूप में देखा जाता है। तो सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच में आपसी व्यापार एवं वाणिज्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। इसके अच्छे अच्छे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता के कुछ तत्व, कुछ एविडेंस या साक्ष्य हमें मेसोपोटामिया से मिलते हैं तथा मेसोपोटामिया के साक्ष्य हमें सिंधु क्षेत्र से भी प्राप्त होते हैं। इसलिए माना जाता है कि व्यापार एवं वाणिज्य में सिंधु और मेसोपोटामिया आपस में सहभागी रूप में व्यापार करते थे। आपको बता दें, यहाँ पर वस्तु को जो व्यापार होता था यह वस्तु विनिमय के रूप में होता था। ये वस्तु इनको देते थे और ये वस्तु इनको देते थे। जैसे सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु लोग हाथी दांत, सूती वस्त्र, इन सब का प्रयोग, इन सब का निर्यात करते थे मेसोपोटामिया को।
है। यह हमारा व्यापार एवं वाणिज्य। इसके बारे में यदि फसलों की बात करते हैं तो उस समय सिंधु क्षेत्र में 9 फसलों की बातें की गई थी। 9 फसलों की चर्चा या साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से गेहूं, जौ, सरसों, तिल एवं तरबूज, खरबूज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। गेहूं की 3 प्रकार थे, और जौ के 2 प्रकार थे। टोटल ये 9 फसलें हमें सिंधु सभ्यता में दिखाई देती हैं। यहाँ के लोग प्रमुखतः कृषि आधारित खेती करते थे, कृषि व्यवस्था पर ज्यादा निर्भर करते थे। ये रहा हमारा इनकी विशेषताएं। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।